नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन देख रहे हैं आप। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज हम आपराधिक कानून से जुड़ी जानकारी आपको देंगे। भारतीय दंड संहिता या आईपीसी भारत का आधिकारिक आपराधिक कोड है। आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं या सेक्शंस और 23 चैप्टर्स यानी कि 23 अध्यायों में बटा हुआ है। 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकॉले थे। बता दें आपको कि इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 में ये कानून संसद में पास हुआ और 1862 में ये पूरी तरह से लागू किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा दंडिक संग्रह यानी आईपीसी से बड़ा देश में कोई भी दंडिक कानून नहीं है, इसीलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। भारतीय दंड संहिता या आईपीसी भारत की मुख्य आपराधिक कोड है और इस संहिता में भारतीय संविधान की विभिन्न आपराधिक धाराओं और उनकी सजा का उल्लेख किया गया है। आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में एक ही तरह का कानून लागू किया जा सके ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो। आईपीसी कानून अपराधों के बारे में बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सजा होगी और जुर्माने का क्या प्रावधान है इसकी भी जानकारी देता है। सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। ये कानून सन 1973 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। आपराधिक कानून पर विस्तार से आपको कानूनी जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी से अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। नंबर्स आपको बता देते हैं। नंबर्स हमारा है 0120612793 और दूसरा नंबर हमारा है 0120612793 इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और कानूनी जानकारी ले सकते हैं। विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं। आपराधिक कानून से जुड़ी हुई जानकारी अगर आप चाहिए आपको तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। तो नवीन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है नवीन जी आपसे कि भारतीय आपराधिक कानून प्रणाली के मुख्य स्रोत क्या है, किस पर आपराधिक कानून आधारित है, विस्तार से बताएं। मेरा जी, यदि भारतीय आपराधिक कानून प्रणाली के स्रोतों की बात करें तो काफी लंबा इतिहास है। प्राचीन भारत में जो न्याय शास्त्र था वो धर्म की अवधारणा और सही आचरण के नियमों के द्वारा निर्धारित किया जाता था। इसका रेफरेंस आपको पुराण और स्मृति जैसे वैदिक शास्त्रों और इनकी व्याख्या करने वाली विभिन्न मैनुअल्स में भी मिल जाता है। उस समय की बात यदि करें तो राजा के पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं होते थे, लेकिन राजा के पास जो शक्तियां आती थी न्याय करने से वो धर्म से प्राप्त हुई शक्तियां होती थी और धर्माचरण को बनाए रखना और धर्म संगत न्याय व्यवस्था बनाए रखना ये हर एक राजा की जिम्मेदारी होती थी। इसके बाद सेकेंड सेंचुरी में महाराज मनु ने धर्मशास्त्र का उसकी रचना करी जिसके आधार पर हमारी न्याय व्यवस्था चलती थी। लेकिन 8वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी की यदि हम बात करें तो इस दौरान विभिन्न शासकों ने भारत पर आक्रमण की और पूरी व्यवस्था जो है वो बदलती रही समय समय पर। एक समय ऐसा आया कि मुगल शासन स्थापित हुआ और उनके द्वारा जो कानून बनाए गए थे वही लागू थे। अब मुगल शासन के दौरान ऐसे भी कानून बनाए गए जिसमें खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, है ना, हाथ के बदले हाथ, इस तरह के भी कठोर दंड का प्रावधान। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उन्होंने जब धीरे धीरे प्रेसिडेंसी टाउन को एस्टैब्लिश किया
और उसके बाद में उन्होंने ये पाया कि जो मुगल कानून थे वो बड़े ही सख्त थे और ना ही तर्कसंगत और ना ही न्याय संगत थे। तब अंग्रेजों ने चीजों को अपने हाथों में लिया और जैसे जैसे उनका विस्तार होता गया उन्होंने न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए पोस्ट लॉ कमीशन का भी गठन किया गया लॉर्ड मैकॉले के अध्यक्षता में। और उसके बाद हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इस तरह के काफी सारे एक्ट जो है वो ले आए गए। तो आज के समय में हम बड़ी सेफली ये बात कह सकते हैं कि अभी जो प्रेजेंट क्रिमिनल लीगल सिस्टम है इंडिया में वो ब्रिटिश सिस्टम पर बेस्ड है। उसका जो सोर्स है वो ब्रिटिश लॉ जी अंग्रेजों की देन। जी जी ठीक है नवीन जी, सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता क्या है, इसे क्यों लागू किया गया? बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में आईपीसी पारित हुआ, उसको अडॉप्ट। अब आईपीसी जो है वो विभिन्न प्रकार के अपराधों को परिभाषित करता है और उसके लिए दंड का प्रावधान देता है। लेकिन जब जस्टिस की बात आती है, कोर्ट में प्रोसीजर किस तरह से चलाएंगे, तो उसके लिए एक प्रोसीजरल लॉ का होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। जो सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये प्रोसीजर्स को डिफाइन करता है। अब जैसे कोई अपराध हुआ, पुलिस के सामने उसकी शिकायत की गई, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसीजर केस को फॉरवर्ड किया जाता है कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने। तो जब कोर्ट के सामने जाता है तो कोर्ट कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेगी जी। तो सारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निश्चित करने के लिए कि जो आरोपी है उसने अपराध किया है या नहीं किया। तो ये सारे प्रोसीजर जो है ये हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखे हुए हैं और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो नियम बताए गए उसके अनुसार ही जांच पड़ताल होनी है, उसके हिसाब से ट्रायल चलना है और उसी के मुताबिक सारी प्रक्रिया हमें कंप्लीट करनी होती है। तो ये हमारे सीआरपीसी का महत्व है और जरूरत भी जी। हर चीज को एक नियम कानून के तहत है ना रेगुलेट किया जाता है, तो प्रोसीजर डिफाइन किया जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर के बाद। बिल्कुल, आपने आईपीसी के बारे में भी और सीआरपीसी के बारे में भी विस्तार से बताया, लेकिन अच्छा ये भी बताइए कि नजरबंदी से जुड़े नियम क्या है? देखिए, जब कोई भी अपराध होता है या होने की आशंका होती है, हाँ, तो व्यक्ति को जिसके ऊपर हमें शक है या जिस व्यक्ति के जो पास्ट रिकॉर्ड थे वो ठीक नहीं है और ये संभावना बनी हुई है कि वह व्यक्ति जो है किसी न किसी तरह से अपने आप को अपराध में लिप्त करेगा, तो हमारे कानून में प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक प्रावधान है जिसे हम नजरबंदी कहते हैं। अब नजरबंदी में आरोपी मतलब संदिग्ध व्यक्ति को सजा नहीं दी जाती और क्योंकि सजा नहीं दी जाती इसलिए उसको जेल के अंदर तो नहीं डाल सकती बिना किसी कारण के, लेकिन उसको हम फ्री घूमने भी नहीं दे सकते, खुली छूट भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें रिस्क ये है कि वह व्यक्ति यदि ऐसे ही घूमता रहा और उसकी स्वतंत्रता पे अंकुश न लगाया जाए तो वो तो फ्री है, वो किसी समय कुछ भी किसी प्रकार की भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। तो इसलिए नजरबंदी जो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को कोई भी आपराधिक कार्य या किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने से रोका जाए। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन ये अनिश्चित काल के लिए भी नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा किसी व्यक्ति को 3 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में या नजरबंदी में रखा जा सकता है। और यदि कॉम्पिटेंट कोर्ट से हमारे पास में परमिशन मिलता है तो
तो ये अवधि 30 घंटे से ज्यादा की भी हो सकती है। उस संदिग्ध व्यक्ति को उससे लंबे समय तक के लिए भी नजरबंद रखा जा सकता है। इसमें काफी तरह के रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जो संदिग्ध होता है उसको परिवार के सदस्यों और अपने वकील को छोड़कर बाकी किसी से किसी प्रकार का संपर्क करने की छूट नहीं होती है। और इसमें कई बार ऑर्गन रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, जैसे कोई डिवाइस मान लेते हैं यदि कोई निगरानी नहीं कर सकता है तो उस स्थिति में कोई डिवाइस में पहनने के लिए संदिग्ध को पास भी किया जा सकता है, जिसके थ्रू उसकी ट्रैकिंग की जा सके कि वह व्यक्ति कहीं हथकंडे से बाहर तो नहीं जा रहा है या कहीं जहां उसे नहीं होना चाहिए जगहों पर तो नहीं जा रहा है। तो ये भी प्रावधान प्रिवेंटिव डिटेंशन में उपलब्ध। जी सर, ये बताइए कि संहिता के प्रावधानों के तहत अपराध का शमन या फिर कंपाउंडिंग एंड ऑफेंस करने का इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा विस्तार से बताएं। ठीक है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस या अपराध का शमन, ये हर अपराध में नहीं हो सकता। आईपीसी में यदि हम देखें तो सेक्शन 320 या सबसेक्शन 1 में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की सेक्शन 320 में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की एक सूची प्रदान की हुई है। अब इसमें दो कैटेगरी हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो अपने स्तर पर जो आरोपी व्यक्ति है और जो विक्टिम है ये आपस में कंपाउंड कर सकते हैं। कंपाउंड यानी समझौता कर सकते हैं और समझौता करके मुकदमे को आगे बढ़ाने से रोक सकते हैं। अब इसके अंदर दो कैटेगरी, एक तो कैटेगरी है जिसमें कोर्ट से परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। इन अपराधों को बताया गया है सेक्शन 320 के सबसेक्शन 1 में। और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कोर्ट के परमिशन के बाद ही उनमें समझौता किया जा सकता है। ऐसे अपराधों को सेक्शन 320 के सबसेक्शन 2 में बताया जाता है। उदाहरण के लिए आपको कुछ ये बताऊं तो जैसे चोरी का मामला हो गया, किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला हो गया, या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, या किसी को गलत तरीके से बंधक बनाना, या फिर किसी विवाहित महिला को बंधक बनाना या भगाकर लेकर चले जाना, ये ऐसे मामले हैं जिसमें कोर्ट से परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आरोपी और विक्टिम ये आपसे समझौता करके और पुलिस को सूचित करेंगे कि हमने आपस में तय कर ली है, तो इसलिए मुकदमे को कोर्ट से ना भेजा जाए और इसको यहीं से खत्म किया जाए। तो इस प्रकार से समझौता करके समन हो जाते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें न्यायालय से हमें परमिशन लेनी होती है, जैसे किसी महिला का गर्भपात करा देना अनाधिकारी रूप से गैर कानूनी तरीके से, या फिर किसी महिला के ऊपर कोई अभद्र कमेंट करना, सीटी बजाना, धोखाधड़ी से कोई संपत्ति को पाना या हड़प लेना। तो इस तरह के और भी काफी सारे मामले हैं जिसमें कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, उसके बाद ही हम कंपाउंड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बताइए कि जांच के दौरान अभियुक्त द्वारा दिया गया कोई बयान दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है? जांच के दौरान जब भी कोई व्यक्ति एक बालिया बयान देना चाहता है तो इसके लिए जो प्रावधान है वो हमारे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, उसके सेक्शन 164 में प्रावधान किया गया। इसमें ये कहा गया था कि जांच के दौरान या जांच के बाद कभी भी ट्रायल शुरू होने से पहले आरोपी जो है इकबालिया बयान दे सकता है। अब जब इकबालिया बयान दर्ज कराने की बात आती है तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इकबालिया बयान पुलिस ऑफिसर दर्ज नहीं कर सकता। इसके लिए जो बयान है वो किसी मजिस्ट्रेट के सामने ही दिया जाना चाहिए। अब मजिस्ट्रेट कई बार आप देखते हो कुछ पुलिस ऑफिसर को भी मैजिस्ट्रियल पावर दिए जाते हैं। यदि पुलिस ऑफिसर के पास मैजिस्ट्रियल पावर है तो भी वह इकबालिया बयान दर्ज नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने ही प्रस्तुत होना पड़ेगा और अपना बयान देना पड़ेगा।
जब आप मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होते हैं बयान देने के लिए, तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि बयान जो है वो स्वेच्छा से दी जा रही है और किसी प्रकार का दबाव नहीं है। बयान दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह आरोप को ये बताए कि इकबालिया बयान देने के लिए बहुत बाध्य नहीं है, और यदि वह इस तरह का कोई स्टेटमेंट देता है तो इस स्टेटमेंट को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो इकबालिया बयान है वो स्वेच्छा से दिया जाता है, इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस निर्धारित किए गए हैं। वो गाइडलाइंस क्या है? सबसे पहले कि जो चेतावनी मैंने कहा पहले है ना कि आरोपी जो है बाध्य नहीं है और ये स्टेटमेंट उसके खिलाफ एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद मजिस्ट्रेट को आरोपी को सोचने के लिए पर्याप्त समय देना होगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो पुलिस के प्रभाव से मुक्त है। यदि आरोपी पुलिस हिरासत से मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो दूसरे, आरोपी को हिरासत में उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, इसके बारे में भी सूचना मजिस्ट्रेट का कर्तव्य होता है। यदि आरोपी के शरीर पर किसी तरह के निशान या चोट के निशान पाए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट को ये भी पूछना होगा ये निशान कैसे आए, कहीं पुलिस की हिरासत में तो नहीं आए, और ये भी देखना होगा कि निशान कहीं ताजे निशान तो नहीं है। यदि अभियुक्त को हथकड़ी लगा करके पेश किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने तो मजिस्ट्रेट को उसकी हथकड़ी उतारने का आदेश भी देना होता है। यदि आरोपी कबूलनामा करने की अनिच्छा व्यक्त कर देता है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट उसे वापस पुलिस रिमांड में नहीं भेज सकता है। अगला है कि आरोपी से कारण पूछा जाएगा कि वह इकबालिया बयान क्यों देना चाहता है, क्योंकि इकबालिया बयान कभी भी आरोपी के हित में तो नहीं होता। तो उसको ये पूछना अति आवश्यक होता है कि जो बयान तुम्हारे खिलाफ जा सकता है वह बयान तुम क्यों दे रहे हो। इसके आगे मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना होता है जुडिशियल माइंड अप्लाई करके कि जो इकबालिया बयान है वो किसी तरह का दबाव या पुलिस इन्फ्लुएंस या किसी तरह की धमकी या कोई प्रेशर में तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा न्यायालय किसी इकबालिया बयान को तभी अस्वीकार कर सकता है यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय को ये लगता है कि किसी तरह से जो बयान दिया जा रहा है ये स्वैच्छिक नहीं है। इसके बाद जो बयान स्वैच्छिक रूप से दिया जा रहा है या नहीं, इसको निर्धारित करने के लिए कैदी की मानसिक स्थिति का आकलन करना बिल्कुल माफ कीजिएगा नवीन पांडे जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि वक्त की हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और इस खास कार्यक्रम को हमें समाप्त करना होगा। लेकिन उससे पहले बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से आपराधिक कानून के बारे में हमें तफसील से जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।